हेलो एवरीवन। आज से हम लोग दिल्ली पुलिस का मैथ शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं दिल्ली पुलिस के 10 साल के जो पेपर हो चुके हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। फिर वन बाय वन हम लोग हर चैप्टर के 50 से 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये पेपर स्टार्ट करते हैं। ये पेपर 2017 का है, दिल्ली पुलिस का ही। ठीक है, 2017 का। अब हम लोग पहले क्वेश्चन से यहाँ से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है 2 की पावर 400 ग्रेटर देन 3 की पावर 300। दूसरा बोला गया है 3 की पावर 400 ग्रेटर देन 4 की पावर 300। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको एक छोटी सी बात का पता होना चाहिए। वो क्या है, देखिए ध्यान से। मान लो मैंने लिखा 2 की पावर 50 और मैंने लिखा 3 की पावर 50। अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि इनमें से बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है। अब सबसे पहले आप एक चीज देखिए, दोनों की पावर कैसी है, सेम। दोनों की पावर कैसी है, सेम। तो जो नंबर बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा अगर पावर कैसी हो, सेम हो। तो यहाँ पे 3 बड़ा है। कौन बड़ा है, 3 की पावर 50 बड़ा है 2 की पावर 50 से। बस ये सिंपल सा लॉजिक काम करता है ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में दिया गया है 2 की पावर 400 ग्रेटर देन 3 की पावर 300। तो मैंने आपको अभी एक कॉन्सेप्ट समझाया, जब पावर सेम होंगी तभी हम लोग बता पाएंगे आसानी से कि भाई कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तरीके और भी होते हैं करने के लिए, बट दिल्ली पुलिस लेवल पे सिर्फ आपसे पावर इक्वल वाले ही क्वेश्चन वो पूछ रहा होगा। अगर एनडीए का एग्जाम होता वहां से लोग वगैरह से होते हैं वो क्वेश्चंस, तो वो इतना हायर लेवल यहाँ पे देगा नहीं। अब हमें सबसे पहले यहाँ फोकस ये करना है कि इनकी पावर इक्वल कैसे की जाए दोनों की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। 2 की पावर 400 और 3 की पावर 300। 400 और 300 में क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको, या इनका आप HCF भी निकाल सकते हो, वो भी एक तरीका है करने का। तो इन दोनों में आपको इजीली दिख रहा है 100 कॉमन है दोनों में। तो हम इनको ऐसे लिख लेंगे, 2 की पावर 4 गुना में भाई 100। 100 गुना 4 400। ऐसे इसको लिखेंगे 3 की पावर 3 गुना में कितना, 100 गुना में 100। 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुना करना है। 2 को 4 से गुना नहीं करना, 2 को 4 बार गुना करना है। तो 2 को 4 बार गुना करोगे 16 बनेगा। ये 16 की पावर 100। 3 की पावर 3, 3 को 3 बार गुना करना है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये 27 बनेगा। अब एक चीज ध्यान से देखिए, 16 बड़ा है कि 27 बड़ा है। हमने पावर इक्वल कर दिया, तो 16 बड़ा होता है कि 27 बड़ा होता है, 27 बड़ा होता है। बट इसने पहले ऑप्शन में क्या बोला है कि 16 बड़ा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत होता है। पहला ऑप्शन क्या बन गया भाई हमारा यहाँ पे, गलत। पहला ऑप्शन क्या है, गलत। अब हम लोग सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है। सेकंड ऑप्शन में है 3 की पावर 400 और 4 की पावर 300 भाई। तो लिखते हैं 3 की पावर 400, उसने कहा है बड़ा है 4 की पावर 300 से। चेक करते हैं, सेम तरीके से यहाँ भी 100 कॉमन है, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 4 गुना में 400, 100 बड़ा होगा 4 की पावर रखेंगे 3 और गुना में कितना भाई, 100 गुना में 100। 3 को 4 बार गुना करेंगे तो 81 बनेगा। पावर कितनी है, 100। उसके बाद 4 की पावर 3, 4 को 3 बार गुना करेंगे तो बनेगा 64 में। क्या बनेगा भाई, 64। क्या बनेगा, 64। उसकी पावर कितनी है, 100। इसकी पावर कितनी बनेगी भाई, 100। तो यहाँ 81 बड़ा है कि 64 बड़ा है,
81 बढ़ा, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ से? पहला ऑप्शन है ओनली वन, वन वाला तो गलत है। ओनली टू, हाँ सिर्फ दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर? पहली 30 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। पहली 30 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब देखो भाई, ध्यान देते हैं, सम संख्याओं का योगफल कैसे निकालना। आपको 30 का पूछ ले, 40 का पूछ ले, कितने भी सम संख्याओं का आपसे जोड़ पूछे तो आपको कैसे निकालना है, उसके लिए क्या फॉर्मूला या क्या ट्रिक रहती है उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए रहता है n इंटू n प्लस 1। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी आपको सम संख्याओं को जोड़ना हो, ठीक है, जब भी आपको प्रथम n सम संख्याओं को जोड़ना हो, कितनी भी सम संख्याएं जोड़नी हो, उसके लिए फॉर्मूला रहता है। तो क्वेश्चन ने बोला है पहली 30 सम संख्याओं को जोड़ो भाई, तो n की जगह पे 30 रख देंगे। 30 में एक जोड़ोगे कितना बनेगा भाई? 31। दोनों की गुना कर देंगे तो हमारे पास बनेगा कितना भाई? 930 भाई। कितना बनेगा? 930। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, होप सो इजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर? अब देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग बाय ऑप्शन भी देख के बता सकते हैं, या हम लोग इसको इजीली सोल्व भी कर सकते हैं। दोनों बातें हैं, मैं दोनों तरीकों से आपको समझाता हूँ। बाय ऑप्शन आप इसको कैसे आंसर कर सकते हो, या आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हो इजी तरीके से, वो भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑप्शन की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1.01 का स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर भी, ये हमारा क्वेश्चन है। इन दोनों को हम लोगों को ऐड करना है। अब 1.01 अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इतना सबको पता होता है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे कितनी जीरो आने वाली है? 2 जीरो यहाँ पे आने वाली है। क्लियर है बात? सेम यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट मतलब 2 जीरो आने वाली है। अब 101 का भी स्क्वायर करना है, 100 का भी स्क्वायर करना है। नीचे 100 है, 100 का भी स्क्वायर, 101 का भी स्क्वायर। अब सिर्फ मैं 100 के स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। अगर आप 100 का स्क्वायर करोगे, 100 का वर्ग करोगे, तो 100 गुना 100 ये बन जाएगा 10,000, 10,000 यहाँ पे हमारा बनेगा। ठीक है बात? अब 10,000 अगर बनेगा, अब एक चीज़ देखो, पहले मैं एक छोटी सी बात समझाता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ 2 को 100 से भाग करो, तो आप पॉइंट लगा दोगे, 2 जीरो हैं तो 2 अंक काउंट कर लेंगे और पॉइंट डाल देंगे इस तरीके से। अगर मान लो भाई मैं आपसे कहूँ 3/1000, तो भाई आप लिखोगे 3 अंक होने चाहिए, एक तो 3 हो गया, एक जीरो डाल के पॉइंट डाल देंगे। इस तरीके से हम लोग पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है 10,000, इसमें 4 जीरो है तो हमें 4 अंकों की जरूरत पड़ेगी। मतलब पॉइंट के बाद 4 अंक आएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हो? पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे? 4 अंक आएंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पॉइंट के बाद सिर्फ 4 अंक हैं। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो बिना सॉल्व किए पेपर में मैं इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर सकता था। मैं सिर्फ वहां देखता पॉइंट के बाद 2 डिजिट मतलब 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, मतलब 4 जीरो बनी। तो जिस ऑप्शन में भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट होते वही मैं टिक करके आ रहा होता वहां पे। ठीक है, मान लो अगर 2 ऑप्शन हो जाते हैं तो भाई आपको सॉल्व करना होगा। ठीक, सॉल्व कैसे करेंगे इजीली? देखो उस चीज पे भी ध्यान देते हैं, सॉल्व कैसे करना है। देखिएगा, वन 1.01 का होल स्क्वायर करना है। देखो इनकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा दूंगा कैसे इजीली इनका स्क्वायर किया जाता है। फिलहाल चलो एक बार मैं इसमें भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे इसको समझ लो, पॉइंट को एक बार के लिए इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं।
हमें 101 का स्क्वायर करना है। बस सिंपल सा इतना देखो, 101 100 से कितना बड़ा है? 101 100 से 1 बड़ा है, तो 1 लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। 2 डिजिट होने चाहिए थे, तो एक 0 डाल देंगे अपने पास से, ठीक है। 101 100 से कितना बड़ा था? 1 बड़ा, तो 101 में 1 जोड़ दो तो कितना हो गया? 102। बस ये इसका स्क्वायर हो गया इजी तरीके से, ठीक है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम लोग स्क्वायर सीखेंगे इजी तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर भाई। तो 101 का स्क्वायर हो गया 10201। डिवाइड में मैंने बताया था अभी पीछे 100 आएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 बनेगा। और यहाँ पे तो सिंपल 1 था, ये 1 अपॉन में 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 भाई। अब पॉइंट लगाएंगे तो ये बनेगा 1.0201 प्लस ये बनेगा 0.0001। ऐड करेंगे तो पहले वाला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा बड़े अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 80 से 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी? तो भी जो संख्या 7 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, तो 7 का और 5 का ले लो एलसीएम भाई। 7 और 5 का क्या ले लो? एलसीएम। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है? 35। तो भी ऐसी संख्या ढूंढ लो जो 35 से कटती हो, तो वो 7 से भी कटेगी, वो 5 से भी कटेगी। तो हम लोग यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, तो 35 का सिंपल पहाड़ा पढ़ के टेबल काउंट करके भी बता सकते हैं। देखो कैसे, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 35 गुना 4 140, ठीक है। आगे जरूरत नहीं है। उसने कहा 80 से 120 के बीच में, भाई यहाँ देखो 80 से 120 के बीच में कौन है? 80 से 120 के बीच में कौन आ रहा है? 80 से 120 के बीच में सिर्फ एक नंबर आ रहा है। तो जी हमारे पास एक ही नंबर है जो 35 से भाग होगा 80 और 120 के बीच में। तो पहला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड a इंटू बी इज इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? ठीक है, ध्यान देते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हम सबको पता होता है, यहाँ पे मैं उसकी बात करता हूँ। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, होप्सो इसका फॉर्मूला सबको आता होता है। तो ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला रहता है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 10। तो हम लोग 10 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, वो इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ab की वैल्यू दे रखी है कितनी? 5। तो 10 का स्क्वायर कितना बना? 100। ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 गुना 2 10। ये 10 इधर आएगा तो घट जाएगा इसमें से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना रह जाएगा हमारा? 90 के इक्वल रह जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है C की आय B की आय से 30% अधिक है तथा B की आय A की आय से 30% अधिक है। तो C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है C की आय B की आय से 30% अधिक है और B की आय A की आय से 30% अधिक है। तो सबसे पहले लेते हैं A की आय। A की आय हम लोग यहाँ पे मान लेंगे अपने पास से, हमने लेट कर लिया 100 है, 100 है। तो B की आय A की आय से 30% ज़्यादा है, तो जो B है उसकी आय 30% ज़्यादा। अगर A की आय 100 है तो उसका 30% निकाल लो। 100 का 30% कैसे निकालेंगे भाई? 100 गुना में 30, प्रतिशत के नाम का 100। तो 100 का कितना भी परसेंट निकाल लो, 100 का आप कितना भी परसेंट निकाल लो, वो उतना ही होता है। तो 30 ज़्यादा है, तो 100 में 30 जोड़ेंगे, B कितना बनेगा भाई? 130 बनेगा। अब बात करते हैं C की।
उसने कहा सी की आय बी से 30% ज़्यादा है, तो भाई 130, बी की आय कितनी है 130, उससे 30% ज़्यादा, तो इसका भी 30% निकाल लो भाई, इसका 30% निकालोगे 39 बनाओ, तो 39 ज़्यादा 130 में 39 जोड़ोगे 169 बनी। तो क्वेश्चन कह रहा है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब सी की आय कितनी ज़्यादा है भाई, ए से, ए के 100 रुपये हैं तो सी के कितने हैं 169, कितने ज़्यादा है 69 ज़्यादा है। अब 100 के ऊपर कोई भी नंबर उतना ही प्रतिशत होता है, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा 69% ज़्यादा भी कह सकते हो, या फिर मैं कैलकुलेट करने का तरीका बता देता हूँ यहाँ पे एक बार, वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि 100 ही हो। अब ए की आय 100, बी की आय 169 भाई, तो कितने रुपए ज़्यादा है 69 रुपये ज़्यादा है, किसके भाई सी के, किससे ज़्यादा है ए से, ध्यान देना मेरी बात पे, किससे ज़्यादा है ए से, तो ए नीचे आ जाएगा, ए के पैसे नीचे आ जाएंगे, प्रतिशत बनाने के नाम का 100 आ जाएगा यहाँ पे। ये सब चीज़ें हम लोग जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे वहाँ मैं अच्छे से क्लियर करूँगा कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 69% भाई, कितना आ रहा है 69%। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला भी। क्वेश्चन है x और y का अनुपात 4 और 3 का है, मतलब x बटे वाई, रेशियो मतलब डिवाइड भी होता है, ठीक है, 4/3। उसके बाद है y और z भाई, y और z का रेशियो है 7 और 9 का। तो इनको सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, मैं यहाँ पे एक तरीका लेके चलता हूँ, जब रेशियो का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ मैं बहुत सारे तरीकों से इसको डिस्कस करूँगा, सोल्व कर कैसे किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप लोग, y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ y की वैल्यू कितनी है 7, तो दोनों जगह पे y की वैल्यू आपको सेम करनी है, बस इतना सा काम आपको करना है। तो सेम कैसे होगी भाई, तो इसको 7 से गुना कर देते हैं पहले वाले को, इसको 3 से गुना कर देते हैं, दोनों 21 बन जाएंगे, ठीक है। 7 से ऊपर भी गुना करेंगे, नीचे भी गुना करेंगे, ताकि बैलेंस बना रहे यहाँ पे। 7 चौके 28, 7 या 21, ऊपर 3 से करेंगे यहाँ पे, 7 या 21, 9 या 27। अब हमारी y की वैल्यू दोनों जगह पे सेम है। अब पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है x अनुपात z, x की वैल्यू यहाँ सीधे सीधे उठा सकते हो, अब कितनी है 28, z की वैल्यू कितनी आई भाई हमारी 27। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सेकंड वाला भाई। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा बड़े अच्छे से कैसे इसको अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे, जो एक एवरेज का बेहतरीन क्वेश्चन है। वो मैंने एवरेज के ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं 2, आप वहाँ से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हो। इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उन 2 वीडियोज़ में करवा रखे हैं, और मैं कोशिश करूँगा उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एवरेज के ये वाले टाइप मैंने पढ़ा रखी है, इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करना है उसका मैं तरीका आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 18 ज्ञात किया गया, 3 संख्याएं, ध्यान देना बात पे, 3 संख्याएं 18, 32 और 65। भाई ये 3 नंबर लेने थे, 18, 32 और 65 लेने थे, ये सही बात है, बट आपने गलती से गलत काम कर दिया। गलती से 18 की जगह तो 25 लिख लिया मैंने, 32 की जगह 29 लिख लिया, 65 की जगह मैंने 56 ले लिया। भाई ये गलती हो गई मेरे से। भाई लेना 18, 32 और 65 था, ले लिया 25, 29 और 56 भाई, तो मेरे से हो गई गलती यहाँ पे। अब गलती कितनी की होगी वो गलती चेक कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं एक बार इनको। 8 और 2 10 और 5 15, 9 10 और 1 11 पे 115 लेना था, मैंने ले कितना लिया 9 5 14, 6 20, 2 5 2 7, 2 9 और 2 11, मैंने 110 ले लिया। लेना 115 था, ले लिया 110 भाई, मैंने 5 नंबर कम ले लिए, मैंने 5 नंबर भाई क्या ले लिए, कम ले लिए। इन 5 नंबरों का एवरेज निकाल लो। एवरेज होता है भाई जो भी टोटल है, टोटल कितना आया 5, टोटल नंबर से भाग दे दो, 50 संख्या, टोटल नंबर कितने थे 50, तो ये काटा भी आपने 1/10 आया,
1/10 का मतलब होता है 0.1 भाई, 1/10 का मतलब होता है 0.1। तो आपने भाई कम ले रखे थे 5 नंबर, तो हमारा औसत भी तो कम आया होगा, तो हम उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा औसत ठीक हो जाएगा। औसत कितना आया था 18, उसमें 5 नंबर कम ले रखे थे, 5 नंबर की वजह से औसत में 0.1 की कमी आ रखी थी, तो 0.1 ऐड कर देंगे, 18.1 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। होप सो आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 8,000 रुपये उधार लिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो 1.5 वर्ष पश्चात चुकाई जाने वाली राशि क्या होगी? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अब सबसे पहले एक चीज़ पे गौर करते हैं, अर्धवार्षिक बोला है। जब भी क्वेश्चन में अर्धवार्षिक बोल देता है तो हमें क्या करना होता है, हमें रेट को आधा करना होता है। अर्धवार्षिक, बात समझ रहे हो, आधा वर्ष, खुद ही बोल रहा है आधा वर्ष, आधा कर देंगे, रेट का आधा कर देंगे और टाइम का दुगना कर देंगे। तो रेट कितना है 10, 10 का आधा भाई 5 लेंगे दर को, टाइम 1.5 है तो 1.5 का दुगना भाई कितना लेंगे 3 साल लेंगे। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, और भी होता है इसमें, क्वार्टरली होता है, तिमाही होता है, वो सब चीज़ें टॉपिक पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेट 5% लेना है, टाइम 3 वर्ष का हम लोगों को यहाँ पे लेना है। होप सो आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब अगर आपने थोड़ा सा भी प्रतिशत पढ़ा है तो 5% का मतलब 1/20 होता है। मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। 5%, परसेंट हटाओगे तो 5 बटे में कितना भाई 100, 5 बटे में कितना 100, 5 से डिवाइड करेंगे तो काट के कितना आएगा 1/20 भाई, काट के कितना आएगा 1/20। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अब 1/20, नीचे वाले को हम लोग प्रिंसिपल मानते हैं, ऊपर होता है जी ब्याज, इंटरेस्ट हमारा, ठीक है। तो ऊपर है ब्याज, 20 रुपये पे 1 रुपया ब्याज का, भाई ये प्रिंसिपल है या अमाउंट, मिश्रधन बना लेंगे भाई, प्रिंसिपल है इधर अमाउंट का कॉलम बना लेंगे। हम कहेंगे जी 20 रुपये थे मेरे पास, 1 रुपया ब्याज का लग गया, कितने हो गए 21 रुपये हो गए। साल कितने हैं 3, या तो 3 बार लिख लो या फिर इसका क्यूब कर लो, मर्जी आपकी। तो मैं 3 बार लिख देता हूँ। अगले साल फिर 20 के 21 हो जाएंगे, अगले साल फिर 20 के 21 हो जाएंगे, गुना कर लेंगे। प्रिंसिपल कितना हो गया जी 8,000 यूनिट, अमाउंट कितना हो गया, गुना करोगे 9261 भाई, 9261 भाई। अब प्रिंसिपल हमें दे रखा है, प्रिंसिपल कितने रुपए दे रखा है 8,000, तो 8,000 को इस 8,000 से भाग कर देंगे। निकालना क्या है मिश्रधन, तो मिश्रधन मतलब अमाउंट, अमाउंट कितना है 9261, 9261 से गुना कर देंगे तो काटोगे तो 9261 रुपये आपकी क्वेश्चन का आंसर रहेगा, 9261 क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। मैं इसको फॉर्मूले से भी समझा सकता हूँ, समझा देता हूँ, क्योंकि जिसको ये ट्रिक नहीं आती होगी तो उसको ये समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो मैं एक बार सिंपल फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी जब आपको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट निकालने का, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर टाइम, इसी से बनना है वो ट्रिक मेरा भाई। प्रिंसिपल कितना है 8,000 लिख देंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल कितना है 8,000 भाई, 1 प्लस रेट, रेट कितना था 5% बटे में कितना लेंगे भाई 100। समय, समय है भाई हमारे पास कितने साल का 3 साल का। अब यहाँ काटोगे वही बनेगा, देखो सेम बातें बनेंगी जो मैं बता रहा था तुम्हें। 8,000 5 से काटोगे वही 20 आएगा, 20 से कम 20, वही सेम बनेगा भाई 21/20। पावर में कितना बनेगा 3, तब जब पावर में 3 बनेगा तो 8,000 गुना में 8,000 गुना में 21/20, 3 बार है, पावर में 3 है तो 3 बार, वही उत्तर आ जाएगा जो मैंने बताया था। 20 20 20 8,000 होता है,
21 की गुना करोगे 9261 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक महिला 13 रुपए में 14 सेब खरीदती है तथा 14 रुपए में 13 सेब बेचती है तो उसका लाभ और हानि का प्रतिशत बताएं। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे मैं रुपए पैसे की जो भी बात हो रही है वो ले लेता हूँ, प्राइस, ठीक है। यहाँ मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ और यहाँ मैंने एक कॉलम बना लिया सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य भाई खरीदने का, एसपी मतलब बेचना भाई, ठीक है, सेलिंग प्राइस। उसने कहा जी मैं 13 रुपयों के अंदर 14 सेब खरीद के लाती हूँ और 14 रुपयों में 13 सेब बेचती हूँ भाई। 13 रुपये में 14 खरीद के लाई, 14 में 13 बेचती भाई। अब कह रहा है मेरे को लाभ और हानि का प्रतिशत बताइए भाई। देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चनों को करने का सिर्फ एक ही फंडा है, सबसे आसान फंडा है, क्वांटिटी मतलब बेचने की क्वांटिटी और खरीदने की क्वांटिटी बराबर करनी है, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। तो भाई इन दोनों को कहने का मतलब मेरा बराबर करना है। बराबर करना है तो जी ऊपर 13 से गुना लगा दो और नीचे 14 से गुना कर दो, ठीक है, नीचे ऊपर 13 से गुना और नीचे 14 से गुना कर दो। तो इसको 13 से तो इसको भी 13 से कर देंगे और इसको 14 से गुना यहाँ पे हम लोग कर रहे होंगे। तो 13 और 13 की गुना भाई हमारी कितनी हो गई, 169। तो सीपी आ गया 169 का भाई, क्रय मूल्य खरीदने का रेट। एसपी होता है जी बेचने का रेट। बेचने का रेट 14 गुना 14 भी कितने होते हैं, 196। ये आ गया बेचने का रेट में। खरीदा 169 में, बेचा कितने में भाई, 196 में। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, अगर आप कोई चीज़ 169 में खरीद रहे हो और बेच रहे हो 196 में, ठीक है, 196 में आप उसको बेच रहे हो, तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो बड़े आसान तरीके से। तो दोनों को क्या कर लेंगे भाई हम लोग यहाँ पे माइनस कर लेंगे। तो 169 में से 196 को घटा लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, माइनस कर लेते हैं दोनों को, 27 बचा हमारे पास। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट भाई। हमारा कितना आ गया प्रॉफिट भाई, 27 का। बट प्रॉफिट का उसने परसेंट पूछा। परसेंट कैसे निकालते हैं भाई, 27 रुपये मैंने कमा लिए। किस पे कमाए जाते हैं भाई पैसे, सीपी पे कमाए जाते हैं। किस पे कमाए जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट का परसेंट या लॉस का परसेंट किस पे निकलेगा, सीपी पे। सीपी कितना है, 169 का भाई। कितना है, 169 का, और गुना में कितना करेंगे, 100। कितना करेंगे गुना में भाई, 100। बस इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो बना 2700 बटे में 169 भाई, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड भी करेंगे तो लगभग देख लेते हैं, मैं लगभग मान लेता हूँ यहाँ पे। वैसे लगभग से आंसर बनेगा नहीं, एग्जैक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को ये, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे बहुत नज़दीक दी है। फिर भी एक कोशिश कर लेता हूँ, 170 ले लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे 17 बचा 10, 100, मेरे हिसाब से करीबन 15 वाला आंसर बनना चाहिए। फिर भी आप एक बार एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लाभ और हानि का ही है, डिस्काउंट से रिलेटेड है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन कहता है, पंकज एक घड़ी 900 रुपये में खरीदता है। उसके अंकित मूल्य को इस प्रकार अंकित करना चाहता है कि 30% छूट देने के बावजूद भी 40% का लाभ हो। तो भाई मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपको बता दूँ, एक शॉर्ट ट्रिक होता है। फिलहाल मैं शॉर्ट ट्रिक ही डिस्कस करूँगा इस क्वेश्चन का। देखिए कैसे, एक रिलेशन होता है सीपी में और एमपी में। एमपी का मतलब है मारक प्राइस, अंकित मूल्य है भाई। क्रय मूल्य सीपी, एमपी भाई आपका क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया, मार्क प्राइस हो गया भाई। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इनमें रिलेशन ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट बोल लेंगे इसको, रेशियो होता है इनके बीच में। ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट भाई, ये इनके बीच का रिलेशन होता है। सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का ये वाला भाई। तो देखो छूट कितने की है, 30 की, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना आया भाई, 70।
लाभ कितने का है 40 में, 100 में 40 जोड़ोगे 140, आपस में काट के रेशियो बना लो 1 का और 2 का। अब सिप्पी उसने खरीदी कितने में थी 900 में, तो सिप्पी को सिप्पी से भाग दे दो, तो 900 को 1 से भाग दे दो। निकालना क्या अंकित मूल्य है एमपी, एमपी कितना है 2 से गुना कर दो, तो 900 की चीज़ 2 से गुना कर दो 1800 में बेची। ऑप्शन बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन। एक वर्ग है, वर्ग का विकर्ण दे रखा, विकर्ण भाई इसको बोलते हैं, ये दे रखा है 7। ठीक है, आपसे एरिया पूछा भी, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है एरिया निकालने का, डायगोनल मतलब विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। बिल्कुल आसान फार्मूला है, डायगोनल मतलब विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। तो 7 है डायगोनल विकर्ण, 7 का स्क्वायर 49, 49 बटे में 2, 49 बटे में 2 कितना हो गया 24.5, 24.5 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड, 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो भाई वो रेलगाड़ी की लंबाई की बात यहाँ पे कर रहा है। देखो इसको निकालने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं, मैं यहाँ पे बेसिक तरीके से समझाना चाहूँगा। भाई जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, तो उसमें डिस्टेंस जो होती है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी प्लस उस ट्रेन की लंबाई भी, दोनों को ऐड करते हैं तो डिस्टेंस बनती है। तो क्या बनती है? डिस्टेंस। बात को ध्यान से सुनना, जब भी एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हम लोग क्या लेते हैं? वो दूरी हम लेते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई जमा ट्रेन की लंबाई। भाई ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, अब सबको पता है स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। भाई तो निकाल लेते हैं यहाँ पे। उसने कहा 320 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, पहले वाला प्लेटफॉर्म, तो मैंने अभी बोला है प्लेटफॉर्म तो आएगा ही आएगा, जमा ट्रेन की लंबाई भी आएगी। भाई दूरी में x मानते हैं, बटे में टाइम दे रखा है 30 सेकंड का। अब वो दूसरे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो बराबर कर देंगे, क्योंकि ट्रेन एक ही है तो उसकी स्पीड भी एक ही लेनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो उसने कहा 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो भाई ट्रेन की लंबाई तो सेम रहेगी x, टाइम दे रखा है 25 सेकंड का। भाई इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सोल्व कर सकते हो, तो मैं कर देता हूँ। 5 5 25, 5 6 30, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो हमारा ये बन गया भाई 1600। ये 5 से गुना करी 320 को, जमा 5x। अब 6 से गुना करेंगे यहाँ पे इधर की तरफ, तो बन गया तुम्हारा 1380 भाई, प्लस 230 और 6 की गुना 1380 और 6x भाई। अब 6x को 5x को 6x में से घटा देंगे और 1380 को 1600 में से, तो 5 में से 6 में से 5 गए, 1x बचा। 1600 में से 1380 घटा देंगे, 220 बचा भाई। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन थर्ड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल की आयु 50 वर्ष है, मोहित की आयु 70 वर्ष है। राहुल 50 साल का भाई और मोहित है 70 साल का। कितने साल पहले भाई उनकी उम्र में 1 और 2 का रेशियो था? तो भाई ऐसे क्वेश्चन को सिंपल ऑप्शन से करो, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन उठा रहा हूँ, पहले ही ले लेते हैं 35 घटाने का। कितने साल पहले बोला है? पहले बोला तो घटाएंगे 35 साल, और 35 साल घटा दिया मैंने दोनों जगह से भी। ऊपर से 35 घटाया 15 आ रहा है, नीचे मैंने 35 घटाया तो 35 आ रहा है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 थे 15 और 5 थे 35। क्या 1:2 आया? नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है हमारा?
नेक्स्ट ऑप्शन हमारा 30 भाई, कितना है 30 ऊपर से घटाया मैंने, 30 नीचे से घटाया भाई मैंने। 50 में से 30 गया 20, 70 में से 30 गया 40, काट के देखा मैंने 1:2 आ गया भाई। ये क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है 100वां क्वेश्चन, देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है अनुज की समता विनोद की समता का 150% है। अनुज की समता विनोद की समता का 150% भाई। एक तो अनुज है भाई और एक विनोद है भाई। अनुज की समता विनोद की समता का 150% है। मान लो जी विनोद की क्षमता 100 है, मतलब वो एक बार में 100 काम कर सकता है या 100 किलो वजन उठा सकता है, कुछ भी। अनुज की क्षमता उसका 150% है। 100 का 150% निकाल लो भाई। तो कैसे निकालते हैं? 100 गुना में 150 बटे में 100 मैंने बताया था। 100 का कितने भी परसेंट निकाल लो वो उतना ही होता है, 150 ही आएगा। भाई अगर विनोद 100 किलो वजन उठा सकता है तो जो अनुज है भाई वो 150 किलो वजन उठा सकता है। बात को ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, समझने की बात है सिर्फ। अब इनका रेशियो बना लो भाई काट के, 50 दिया 150, 50 तो नहीं 100। अब बात करते हैं आगे की। कह रहा अनुज एक काम 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटों में करेंगे? क्या कह रहा है जी? अनुज एक काम 10 दिन में कर सकता है। बात को ध्यान से सुनना, ये जो आ गया ये एक दिन का काम आ गया हमारा। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई विनोद एक दिन में 2 पेन बना सकता है, ये 2 पेन बना सकता है। और जो अनुज है वो एक दिन में 3 पेन बना सकता है। कितने पेन बना सकता है एक दिन में? 3। उसने कहा अनुज ने सारा काम 10 दिन में खत्म करा है। भाई एक बात बताओ, सारा काम अगर 10 दिन में खत्म होता है और मैं एक दिन में 3 पेन बनाता हूँ या 3 बेंच बनाता हूँ, कुछ भी भाई, मैं एक दिन में 3 पेन बनाता हूँ और सारे पेन मैं 10 दिन में बनाता हूँ। एक दिन में 3 पेन, सारे पेन मैं 10 दिन में बनाता हूँ। एक दिन में 3 तो सारे पेन 10 दिन में, तो कितने पेन बनाता हूँ टोटल भाई? मैं टोटल में बनाता हूँ 30 पेन। ये आ गया टोटल वर्क भाई हमारा, कुल काम। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि क्या आ गया? कुल काम भाई 30 पेन है हमारे पास टोटल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों मिलकर पेन बनाने लग जाएं भाई, तो कितने दिन में बनेंगे? भाई एक बात बताओ, अनुज 3 पेन बनाएगा, विनोद 2 पेन बनाएगा, तो एक दिन में कितने पेन बनेंगे? तुम बताओ मुझे खुद भी। 5। कितने पेन बनेंगे भाई एक दिन में? 5। बनाने 30 पेन है भाई, एक दिन में 5 बनाओगे तो सिंपल सा मैथ है, 30 पेन कितने दिन में बनाओगे? एक दिन में 5 बनाऊंगा जी तो 30 पेन में आसानी से बता सकता हूँ जी 6 दिन में बनाऊंगा। बस खत्म, ऑप्शन सी। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, सो आपको हर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जिसको कोई अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। कोई भी अगर सजेशन है किसी प्रकार का वो भी मुझे ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू। और भी मैं वीडियोज़ आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ मैं लाता रहूँगा आपके लिए। और ये 10 ईयर के या 12 ईयर के जितने भी मुझे पेपर मिल पाएंगे मैं सब आपको सोल्व करवाऊँगा दिल्ली पुलिस के। ठीक है, कोशिश करूँगा एक दिन मैं रीजनिंग का भी स्टार्ट करूँगा। फिलहाल मेरा फोकस रहेगा मैथ के ऊपर। जैसे ही मैथ अच्छे से हमारा जाता रहेगा तो मैं फिर धीरे धीरे रीजनिंग भी स्टार्ट कर दूँगा यहाँ पे दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल भाई। ठीक है, थैंक यू।